आगे हम पढ़ेंगे अगला फीचर जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मॉडल, जिसके बेसिस पे इलेक्शन होंगे लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। और जितने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब क्या है कि जो भी सिटीजन जो 18 ईयर्स से ऊपर है उसके पास राइट टू वोट है, और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, सो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, ऑफ व्हाट, ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ या कोई भी और क्राइटेरिया। तो जो अगर आप 18 ईयर से अबव हो, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट बैकग्राउंड डू यू कम फ्रॉम, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट रेस, रिलीजन, एजुकेशन, प्रॉपर्टी। जैसे पहले लिमिटेड फ्रेंचाइजी हमने पढ़ा था कि कैसे लिमिटेड फ्रेंचाइजी दी थी, बट अब आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इनैक्टमेंट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दी गई, मतलब 18 ईयर्स के अबव यूनिवर्सली इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्राइटेरियाज आप वोट कर सकते हो टू लोकसभा एंड टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो वोटिंग एज है वो 21 थी पहले, लेकिन ये 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से 18 ईयर्स तक रिड्यूस की गई। ये बहुत ही एक बड़ा एक्सपेरिमेंट था, इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, कंसिडरिंग कि हमारी जो कंट्री है उसका साइज इतना बड़ा है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, अनएडुकेटेड पॉपुलेशन भी है, पॉवर्टी इतनी ज्यादा है, सोशल इनइक्वालिटी है और इलिटरेसी भी काफी है। लेकिन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर है किसका, डेमोक्रेसी का, और ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाती है इंडिविजुअल्स की, बिकॉज अब सब वोट कर पाएंगे तो नेचुरली सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाती है, प्लस प्रेस्टीज भी बढ़ाती है कॉमन पीपल की। और कौन से पिलर स्ट्रेंथन करती है डेमोक्रेसी के, इक्वालिटी, और इनेबल करती है माइनॉरिटीज को कि माइनॉरिटीज अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, और वीकर सेक्शंस को भी होप देती है कि वीकर सेक्शंस भी अपना वोट के द्वारा अपनी आवाज आगे रख सके, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सके। अगला फीचर जो है वो है सिंपल, हमने पहले भी डिस्कस कर दिया है बहुत बारी, सिंगल सिटीजनशिप। तो जैसे हमने देखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिंगल सिटीजनशिप का मॉडल अडॉप्ट किया है। वैसे तो हमने फेडरल पॉलिटी की है, लेकिन हमने फेडरल पॉलिटी में से डुअल सिटीजनशिप का मॉडल अडॉप्ट नहीं किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। अपने हमने कौन सा मॉडल अडॉप्ट किया है, सिंगल सिटीजनशिप। और सिंगल सिटीजनशिप ही है इंडियन सिटीजनशिप। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट स्टेट डू यू बिलोंग टू, यू विल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जो बाकी की कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल यूएसए, हर यूएसए में हर कोई सिटीजन वो एक यूएसए का सिटीजन ही नहीं है, बट ऑल्सो अपनी स्टेट का भी सिटीजन है। तो हाँ, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी स्टेट को आप बिलोंग करते हो या रहते हो, आप पूरे कंट्री के सिटीजन हो और आप में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन की नहीं जाएगी। तो लेकिन हमने ये भी देखा है कि हमने सिटीजनशिप के राइट्स तो सिंगल सिटीजनशिप के राइट्स सबको दिए हैं, लेकिन हमने काफी सारे जो प्रोविजंस है, रिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स, वी हैव विटनेस्ड अ लॉट ऑफ कम्युनल राइट्स। तो ये अच्छी चीज नहीं है। लेकिन हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने दिया है सिंगल सिटीजनशिप, वो दिया है ताकि एक जो यूनिटी और इंटेग्रिटी, इंडिया का प्रियम्बल में हमने डिक्लेयर किया है यूनिटी, तो सिंगल सिटीजनशिप से एक यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड नेशन हो, जो कि आपस में रिस्पेक्ट भी हो सभी इंडिविजुअल्स की। देन फर्दर जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो ये है एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंट बॉडीज। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन्स, प्लस ऑल्सो कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज भी एस्टैब्लिश की गई हैं। ये इंडिपेंडेंट बॉडीज कौन सी हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या है, टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, टू स्टेट लेजिस्लेचर्स, और ऑल्सो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन से इलेक्शंस को ओवरसी करती है इलेक्शन कमीशन, जो कि एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के द्वारा जो लागू एस्टैब्लिश की गई है।
तो इलेक्शन कमीशन इंश्योर करती है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, टू स्टेट लेजिस्लेचर्स, टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड ऑल्सो टू द वाइस प्रेसिडेंट। देन आगे हमारे कैग। कैग कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिनका काम है टू ऑडिट द अकाउंट्स। ये लोग ऑडिट करते हैं अकाउंट्स किसके? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के। और जो पब्लिक पर्स है, जितना सारा पब्लिक का पैसा है, उसके गार्जियन है, प्रोटेक्ट करते हैं, देखते हैं कि जितना भी सारा पब्लिक पैसा है वो सही ढंग से यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चेक करते हैं लीगैलिटी एंड प्रोप्राइटी ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, की गवर्नमेंट जितना खर्चा कर रही है उसकी लीगैलिटी क्या है। ये सारा डेप्थ में कौन चेक करता है? ऑडिट करते हैं पूरे अकाउंट्स गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के। देन यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आप लोग सब यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपीएससी का काम क्या है? कंडक्ट करना एग्जामिनेशंस फॉर द रिक्रूटमेंट टू ऑल इंडिया सर्विसेज एंड हायर सेंट्रल सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज जैसे इंडियन फॉरेन सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज जैसे इंडियन फॉरेन सर्विस, और ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। एंड टू एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन डिसिप्लिनरी मैटर्स, तो प्रेसिडेंट को ये डिसिप्लिनरी मैटर्स में एडवाइस भी करती है यूपीएससी। देन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, हर स्टेट में जिसका काम क्या है? एंड एग्जामिनेशंस कंडक्ट करना फॉर रिक्रूटमेंट टू स्टेट सर्विसेज। एंड किसको एडवाइस करना? गवर्नर को ऑन मैटर्स ऑफ डिसिप्लिनरी नेचर। डिसिप्लिनरी मैटर्स में कौन एडवाइस करते हैं स्टेट को? गवर्नर को, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। देन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करते हैं कि ये जो इंडिपेंडेंट बॉडीज है ये इंडिपेंडेंट ही रहे। तो जैसे कैसे प्रोविजंस है कि इनकी जो सैलरीज हैं वो और जो भी एक्सपेंसेस है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होंगी। सो दी एक्सपेंसेस आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, मतलब कि पार्लियामेंट वोट नहीं कर सकती। सो इट इज बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द पार्लियामेंट टू वोट ऑन मैटर्स ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड किया जाता है, फिक्स सर्विस कंडीशंस हैं। तो ऐसे काफी सारे प्रोविजंस दिए गए हैं जो इंश्योर करते हैं कि इंडिपेंडेंट बॉडीज इंडिपेंडेंटली ही काम करे। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रोविजन है, फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये है इंक्लूजन ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस। सो इमरजेंसी क्या है पहले तो ये समझिए। इमरजेंसी है कोई भी ग्रेव सर्कमस्टांस, कोई भी जो एक नॉर्मल सर्कमस्टांस से एवर्जन, कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांस आ जाए तो उसको हम कहते हैं ग्रेव इमरजेंसी। सो इमरजेंसी प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। और क्यों इंक्लूड किया गया है? ताकि कभी ऐसी कोई सिचुएशन आए जो अनफोर्सीन हो तो उस मामले में हमारी यूनिटी, इंटेग्रिटी, सोवरेनिटी और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को मेंटेन रहे। कोई भी ऐसी घटना हो, कोई भी ऐसी थ्रेट हो तो वो हम अच्छे से टैकल कर पाए। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार की इमरजेंसीज की बात की गई है: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो नेशनल इमरजेंसी है वो किस ग्राउंड पे डिक्लेयर करी जा सकती है? किसी ग्राउंड ऑफ वॉर या कोई एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन। आर्टिकल 352 इसकी बात करता है। तो अगर कभी भी वॉर हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो या आर्म्ड रिबेलियन हो, अंदर कंट्री के ही अंदर एक आर्म्ड रिबेलियन हो बाय द सिटीजन्स, तो तब भी एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करी जा सकती है। स्टेट इमरजेंसी या इसको ज्यादातर बोलते हैं प्रेसिडेंट्स रूल। तो ये अगर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर स्टेट चलना बंद कर दे, स्टेट 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 में पूरा फेलियर हो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का, तब ये प्रेसिडेंट्स रूल या स्टेट मशीनरी डिक्लेयर की जाती है। या तो अगर सेंटर ने कोई डायरेक्शंस दिए हैं स्टेट को और स्टेट उस डायरेक्शंस को मान नहीं रही, कंप्लाई नहीं करे, तो तब भी प्रेसिडेंट्स रूल या स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है एज पर आर्टिकल 365। देन फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करी जा सकती है अगर कभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंडिया की थ्रेटन हो। आर्टिकल 360। अभी तक कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई, लेकिन नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। और वॉर के ग्राउंड्स पे भी एंड एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड्स पे, वॉर के ग्राउंड्स पे डिक्लेयर की गई है। और नेशनल इमरजेंसी और 1975 टू 1977 में इंटरनल रिबेलियन के कारण भी इंटरनल नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। और स्टेट इमरजेंसी तो बहुत बारी
डिक्लेयर की गई है। तो इमरजेंसी में क्या होता है, इमरजेंसी के टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑल पावरफुल बन जाती है, और जो स्टेट्स हैं वो स्टेट्स का सारा कंट्रोल किसके पास चला जाता है, सेंटर के पास। तो सेंटर बिकम्स ऑल पावरफुल एंड द कंट्रोल ऑफ द स्टेट इट गोज टू द सेंटर। जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो हम अभी तक बात कर रहे हैं फेडरल स्ट्रक्चर, वो फेडरल स्ट्रक्चर एक पूरा यूनिटरी बन जाता है और बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। तो जैसे ही डिक्लेयर होती है इमरजेंसी, तो फेडरल स्ट्रक्चर becomes a unitary structure, it gets converted into a unitary structure without a formal amendment। और ये जो है नॉर्मल सर्कमस्टांस में फेडरल रहता है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे एक यूनिटरी जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बन जाता है, वो एक यूनिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो किसी भी और कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं है। आगे हम देखेंगे कि कैसे थ्री टीयर गवर्नमेंट भी एक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि इम्पोर्टेंट फीचर है। तो पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, तब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन था और इट प्रोवाइडेड फॉर डुअल पॉलिटी। तो डुअल पॉलिटी थी, स्टेट गवर्नमेंट थी और सेंट्रल गवर्नमेंट थी। लेकिन 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट्स जब लागू हुए 1992 में, तो उन्होंने एक थर्ड टीयर डाल दिया, कौन सा, लोकल गवर्नमेंट्स का। और ये किसी भी और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पाया जाता। जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया किसको, पंचायत को, रूरल लोकल गवर्नमेंट्स। और पार्ट 9 ऐड किया गया और नया स्केड्यूल ऐड किया, कौन सा, स्केड्यूल 11। और जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है 1992 का, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया किसको, म्युनिसिपैलिटीज को, जो कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स है। और एक नया पार्ट ऐड किया, पार्ट 9A, और एक नया स्केड्यूल ऐड किया, स्केड्यूल 12। तो ये हम देख रहे हैं कि कैसे ये एक बिल्कुल यूनिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है लोकल गवर्नमेंट्स को। कॉन्स्टिट्यूशन में बात की गई है बाय द इंक्लूजन ऑफ शेड्यूल्स एंड बाय द इंक्लूजन ऑफ एक्ट्स। फर्दर कम्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि जॉइंटली क्रिएट की गई जाती है, जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसको जॉइंटली लोग रन करते हैं, जॉइंट प्रॉफिट्स होते हैं। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये बहुत एक यूनिक फीचर है दोबारा से, कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है, किसके द्वारा, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा। इसके और इसके अलावा भी कोऑपरेटिव से रिलेटेड जो हमारे प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है, वो कौन सा है, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19, जिसमें राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक आपका फंडामेंटल राइट है। और आर्टिकल 43B जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसमें नया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंक्लूड किया गया, प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बहुत फायदा है, बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटीज काफी जो लोकल लोग हैं उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करती है। जैसे अमूल हो गया, अमूल इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मिल्क मैन की एसोसिएशन जॉइंटली रन थी, और ये अमूल कितना बड़ा ब्रांड बन गया है। जो हमारी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में एक और प्रोविजन है कि पार्ट 9B को इंक्लूड किया गया। और पार्ट 9B कौन सा, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट्स में पार्ट 9B को भी इंक्लूड किया गया। हमारे कंट्री में जितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, वो एक बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से एंड ऑटोनमस तरीके से काम करती हैं। पार्लियामेंट पार्लियामेंट लॉज बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टी स्टेट, डिफरेंट स्टेट जब के कोऑपरेटिव जब एक साथ आके कुछ ऑर्गेनाइज कोऑपरेटिव एस्टेब्लिश करते हैं, और यहाँ सो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स दोनों ही लॉज बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब हम आगे बात करेंगे शेड्यूल्स की। सो शेड्यूल्स हमने देखा, शेड्यूल्स के पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, काफी बारी पूछ लेते हैं कौन से शेड्यूल में किसकी बात की गई है। 10th शेड्यूल पे क्वेश्चन पूछा गया है, एंटी डिफेक्शन। तो हम एक बारी ये सारे शेड्यूल्स को पढ़ेंगे।
सो फर्स्ट शेड्यूल में किसकी बात की गई है? फर्स्ट शेड्यूल में बात की गई है नेम्स ऑफ द स्टेट्स के जो नाम है और स्टेट्स की जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, तो उसके बारे में बात की गई है फर्स्ट शेड्यूल में। सो नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। फिर यूनियन टेरिटरीज के नाम और उनकी एक्सटेंट की भी बात कही गई है फर्स्ट शेड्यूल में। तो फर्स्ट शेड्यूल इंक्लूड्स नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड नेम्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट। देन सेकंड स्केड्यूल काफी बड़ा है, उसमें क्या क्या बात की गई है? रिलेटेड टू प्रोविजंस रिलेटेड टू एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एंड सो ऑन। किस किस की बात की गई है? एमोल्यूमेंट्स यानी कि सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस किस किस की बात की गई है? प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स की बात की गई है। स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट। सो हमने स्पीकर ऑफ, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एज वेल एज स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। फिर जो चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट्स, अगर जिन स्टेट्स में बाइकैमरलिज्म है उनमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है तो उनके जो डेप्यूटी चेयरमैन और चेयरमैन है उनके एमोल्यूमेंट्स, प्रिविलेजेस और अलाउंसेस की बात कहाँ की गई है? सेकंड शेड्यूल में। देन द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, और कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन सब की एमोल्यूमेंट्स, प्रोविजंस और अलाउंसेस की बात की गई है सेकंड शेड्यूल में। तो क्वेश्चन अभी पूछा जाता है बहुत बारी, जैसे जैसे पूछा गया था एंटी डिफेक्शन में जो कि है 10th शेड्यूल। फिर शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड 5th एंड 6th शेड्यूल। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे थर्ड शेड्यूल में ओथ्स एंड अफर्मेशंस की बात करी जाती है। सो जो थर्ड शेड्यूल है उसमें किसकी बात की गई है? ओथ्स एंड अफर्मेशंस की, फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशंस फॉर यूनियन मिनिस्टर्स। तो जितने भी यूनियन से पार्लियामेंट के मिनिस्टर्स हैं उनकी ओथ्स एंड अफर्मेशंस। फिर जितने कैंडिडेट खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए उनकी ओथ्स एंड अफर्मेशन, द कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस के लिए जितने कैंडिडेट खड़े होते हैं उनकी ओथ्स एंड अफर्मेशंस, मिनिस्टर्स की ओथ्स एंड अफर्मेशंस। देन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट के एमपीज जितने हैं उनकी ओथ्स एंड अफर्मेशन, मेंबर स्टेट मिनिस्टर्स की ओथ्स एंड अफर्मेशंस, कैंडिडेट जितने खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर के लिए उनकी ओथ्स एंड अफर्मेशन, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो एमएलएज हैं उनकी ओथ्स एंड अफर्मेशन। देन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उनकी ओथ्स एंड अफर्मेशंस, एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट उनकी ओथ्स एंड अफर्मेशंस, एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उनकी ओथ्स एंड अफर्मेशंस। फोर्थ शेड्यूल में किसकी बात की गई है? फोर्थ शेड्यूल में बात की गई है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। तो राज्यसभा में किस हिसाब से सीट्स दी जाएंगी स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को, उसकी बात की गई है फोर्थ शेड्यूल में। फिफ्थ शेड्यूल में बात की गई है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और कंट्रोल से रिलेटेड, किसकी? शेड्यूल्ड एरियाज की और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की। तो शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन और उनके कंट्रोल से रिलेटेड बात की गई है फिफ्थ शेड्यूल में। सिक्स शेड्यूल में बात की गई है प्रोविजंस जो किसके रिलेटेड हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, ट्राइबल एरियाज 4 स्टेट्स के, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। जो सेवेंथ शेड्यूल है, सेवेंथ शेड्यूल में पावर्स, सेवेंथ शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर्स हुआ है बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स। 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। और जो यूनियन लिस्ट है वो आज के अभी 98 सब्जेक्ट्स इंक्लूड करती है, स्टेट लिस्ट में अप्रोक्सीमेटली 59 सब्जेक्ट्स हैं, और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें अप्रोक्सीमेटली 52 सब्जेक्ट्स हैं। तो हम देख रहे हैं कि कैसे सेवेंथ शेड्यूल में किसकी बात हुई है? सेवेंथ शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ द स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। अगेन रेजिडुअरी पावर्स किसके पास है? यहाँ पे दोबारा से एक रिमाइंडर, रेजिडुअरी पावर्स पार्लियामेंट के पास है, नॉट विद द
प्रेसिडेंट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसने रेजिडरी पावर्स वाइसरॉय को दी थी, लेकिन हाँ उसके बाद रेजिडरी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के एनैक्टमेंट के बाद पार्लियामेंट को दी गई है। अब हम बात करेंगे एज शेड्यूल की। एज शेड्यूल में क्या इंक्लूडेड है, जितनी सारी लैंग्वेजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज की हैं। पहले 14 लैंग्वेजेस थी, लेकिन अब 22 लैंग्वेजेस हैं। कौन सी लैंग्वेजेस हैं, आपको ये लैंग्वेजेस याद रखने की जरूरत नहीं है, बट एक आइडिया होना चाहिए, ताकि अगर बाय चांस प्रीलिम्स में क्वेश्चन हो तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाएं और आप उसको एलिमिनेट कर पाएं। कौन सी लैंग्वेज है, असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, डोगरी को डोंगरी के नाम से भी जाना जाता है, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। जो सिंधी है उसको 21st अमेंडमेंट एक्ट से डाली इंक्लूड की गई थी 1967 में। कोंकणी, मणिपुरी और जो नेपाली थी इनको 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा इंक्लूड की गई थी। डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली को 92nd अमेंडमेंट और उड़िया को 98th अमेंडमेंट 2011 के द्वारा इंक्लूड की गई थी। फिर 9th शेड्यूल में क्या आता है, 9th शेड्यूल में जितने भी एक्ट्स हैं और जितने भी रेगुलेशंस हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर्स के, जितने भी एक्ट्स और रेगुलेशंस किसके, स्टेट लेजिस्लेचर के, जिसके साथ जो किसके साथ डील करते हैं, लैंड रिफॉर्म्स के साथ और अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, एंड जिसमें पार्लियामेंट और ये जो था किससे के द्वारा ऐड किया गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था, ताकि इसमें जुडिशियल स्क्रूटिनी ना हो पाए। लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि जितने भी लॉज हैं जो 9th शेड्यूल में इंक्लूड किए जाते हैं वो 24 अप्रैल 1973 के बाद आर नाउ ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशरी, पहले इनको इम्यून करने के लिए डाला गया था इस 9th शेड्यूल में, जितने भी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी एक्ट से रिलेटेड लॉज हैं और रेगुलेशंस हैं, उनको इम्यून करने के लिए डाला गया था, दैट दे आर इम्यून फ्रॉम द स्क्रूटिनी ऑफ जुडिशरी। बट सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में रूल किया कि 1973 के बाद जितने भी एक्ट्स इसमें डाले गए हैं उसको, दे आर नॉट इम्यून फ्रॉम जुडिशरी। जुडिशरी कैन एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, जुडिशरी एग्जामिन कर सकती है कि वेदर दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। या नाउ नेक्स्ट कम्स द 10th schedule. So 10th schedule deals with the provisions related to disqualification. So, जितने भी प्रोविजंस हैं जो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट के एंड स्टेट लेजिस्लेचर के ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। तो ये जो था एंटी डिफेक्शन लॉ भी इसको बोला जाता है। तो ये कौन से एक्ट के द्वारा डाला गया, इसमें इंक्लूड क्रिएट किया गया 52nd अमेंडमेंट ऑफ 1985। और जो 11th एंड 12th शेड्यूल है हमने बात की है, तो 11th शेड्यूल में क्या इंक्लूडेड है, पावर्स एंड अथॉरिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं किसकी, पंचायत की। और ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट 92 की द्वारा इंक्लूड किया गया, क्रिएट किया गया है। और 12th शेड्यूल जिसमें पावर्स, अथॉरिटी की ऑफ म्युनिसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज की बात की गई है। तो 12th शेड्यूल म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है और जो 11th शेड्यूल है पंचायत से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम स्केड्यूल्स खत्म करते हैं। अब अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे प्रीएम्बल की।